हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक सेल्फ एजुकेशन 2.0 में आपका स्वागत है। तो ये हमारा आज का करंट अफेयर का सेशन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है। यानी कि श्रीलंका के न्यू प्राइम मिनिस्टर कौन है। आपके ऑप्शन है रानिल विक्रमसिंघे, दिनेश गुणावर्धने, गोटाबाया राजपक्षे या बेसिल राजपक्षे। तो इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर यानी श्रीलंका के जो हमारे नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं वो कौन है। तो श्रीलंका के नए प्राइम मिनिस्टर वो है रानिल विक्रमसिंघे। अब जानेंगे इसको डिटेल में। जैसे कि रानिल विक्रमसिंघे श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री के रूप में इन्हें 12 मई 2022 को नियुक्त किया गया था। बता दें कि श्रीलंका सबसे बड़े यानी कि वहाँ पे अभी इकोनॉमिक क्राइसिस काफ़ी मतलब कि आर्थिक संकट से गुजर रहा है। रानिल विक्रमसिंघे राजनीतिक परिवार से संबंध रखते हैं, यानी कि वो एक पॉलिटिकल फैमिली से जुड़े हुए हैं। उनके चाचा जूनियस जयवर्धने लगभग 10 साल तक राष्ट्रपति के पद पर रहे थे। 1993 में पहली बार रानिल विक्रमसिंघे को श्रीलंका का प्रधानमंत्री बनाया गया था। बता दें उनका प्रधानमंत्री के रूप में पहला कार्यकाल 1 साल से थोड़ा ज़्यादा चला था। ठीक है, तो आपको सिंपल से क्वेश्चन पूछा जाता है कि श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री कौन है, तो आपका राइट आंसर होगा वो रानिल विक्रमसिंघे। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा। चुनाव आयोग के अनुसार 15 राज्यों की कुल कितनी राज्यसभा सीटों पर 10 जून 2022 को चुनाव होंगे। तो कितनी सीटों पर चुनाव होंगे चुनाव आयोग के अनुसार। आपके ऑप्शन है 65, 57, 70 या 43। तो इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वह हमारा ऑप्शन बी, यानी कि जो चुनाव आयोग जो इलेक्शन करवाएगा वो 10 जून को, वो 15 राज्यों की 57 सीटों पर होंगे। ओके, जैसे कि हम जानेंगे इसको। जो चुनाव आयोग 15 राज्यों की 57 सीटों पर होगा, 10 जून को 2022 चुनाव होंगे। बता दें इन सीटों में उत्तर प्रदेश की बहुत सी महत्वपूर्ण सीटें जो यूपी के यूपी की सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण सीटें हैं, यानी कुल 11 सीटें खाली हैं। ओके, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एवं कांग्रेस के नेता पी चिदम्बरम का कार्यकाल क्या खत्म होने जा रहा है। इसके अतिरिक्त जो हमारे वाणिज्य मंत्री हैं पीयूष गोयल साहब एवं अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं मुख्तार अब्बास नकवी को भी दोबारा चुनकर आना है बहुत ज़रूरी होगा। कपिल सिब्बल, जयराम रमेश पोखरियाल जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं, अंबिका सोनी जैसे कांग्रेस के कई बड़े नेता हैं जिनका कार्यकाल खत्म होने जा रहा है। जैसे कि हमारे में 2 इलेक्शंस होते हैं, पहले एक तो होता है लोकसभा का और एक होता है हमारा राज्यसभा का। तो राज्यसभा की 57 सीटों पर अभी चुनाव होने हैं, जिनमें से ये बड़े बड़े चेहरे जैसे कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और पी चिदम्बरम जो हमारे कांग्रेस के जो नेता हैं पी चिदम्बरम साहब, वाणिज्य मंत्री हैं पीयूष गोयल साहब और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं अब्बास नकवी साहब। तो कपिल सिब्बल मंत्री हैं, जयराम रमेश, अंबिका सोनी, ये कांग्रेस के कई बड़े नेता हैं जो इनके राज्यसभा का कार्यकाल क्या है पूरा होने जा रहा है। इस चक्कर में अब चुनाव होंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा। किस केंद्रीय मंत्री ने 13 मई 2022 को पटवाई स्थित देश के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया है। तो किस केंद्रीय मंत्री ने किया है। आपके ऑप्शन है पीयूष गोयल, अनुराग ठाकुर, अब्बास नकवी या राजनाथ सिंह। तो इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो हमारा कौन है, अब्बास नकवी, यानी कि ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या है हमारा इसका राइट आंसर है। आप इसको जानेंगे डिटेल में। अब्बास नकवी साहब जो हमारे केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं मुख्तार अब्बास नकवी, 13 मई 2022 को पटवाई स्थित देश के पहले जो अमृत सरोवर का इन्होंने क्या किया, उद्घाटन किया है। रामपुर उत्तर प्रदेश में भारत का पहला अमृत सरोवर न केवल पर्यावरण की रक्षा और जल संरक्षण में मदद करेगा, बल्कि आसपास की जो स्टेट्स हैं उनके लोगों के लिए भी एक आकर्षण होगा, यानी कि एक तरह से टूरिज्म का काम करेगा। रामपुर के गांवों का इस सरोवर के जल बन जाने से भूजल स्तर में भी सुधरेगा और सरोवर के विकास से ग्राम पंचायत की आय में वृद्धि होगी, यानी कि उनके जो इनकम के सोर्स हैं वो भी जनरेट होंगे। ओके, तो आपको बताया था कि हमारे इसके क्वेश्चन का मोटिव क्या था। जो पहले अमृत सरोवर का जो उद्घाटन किया वो किसने किया, वो किया हमारे अब्बास नकवी साहब ने जो केंद्रीय मंत्री हैं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा। हाल ही में किसने सशस्त्र बलों के जवानों के लिए संशोधित आवास मानक को मंजूरी दे दी है। किसने मंजूरी दे दी है। आपके ऑप्शन है गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। किसानों यानी कि किसने सशस्त्र बलों यानी कि जो हमारे अर्धसैनिक बल होते हैं उन जवानों के लिए संशोधित आवास जो मानक को उन्होंने क्या दे दी है, अप्रूवल दे दिया है। तो इसका राइट आंसर वो कौन है, ऑप्शन डी, यानी हमारे डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह ने मंजूरी दे दी है। डिटेल में जानेंगे। केंद्रीय मंत्री रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह ने सशस्त्र बलों जवानों के लिए संशोधित आवास मानक को क्या इन्होंने मंजूरी दे दी है। इसका जो उद्देश्य है सशस्त्र बलों के जवानों के लिए बेहतर जीवन स्तर सुनिश्चित करना। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि आवास के मानक 2022 को लागू करने से सशस्त्र बलों के जवानों के रहने की सुविधा और संरचना में सुधार होगा। उनकी यानी जो लिविंग कंडीशन उनमें काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स आएंगी। ओके, तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। किस राज्य के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए मुफ्त नाश्ता योजना की घोषणा की है। यानी कि वैसे भी कई योजना चलती है जैसे कि मिड डे मील स्कीम और या फिर आंगनवाड़ी पोषण अभियान वगैरह की। तो अब एक नई स्कीम लेके आए हैं हमारे मुख्यमंत्री साहब हैं M.K. स्टालिन, जो सरकारी स्कूलों के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको मुफ्त में नाश्ता की योजना है। तो ये काफ़ी अच्छी योजना है। आपको ये बताना कि ये किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं। आपके ऑप्शन है तमिलनाडु, केरल, आसाम या कर्नाटका। ओके, तो जो M.K. स्टालिन साहब है वो कहाँ के मुख्यमंत्री, तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, यानी कि ये तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं। तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए मुफ्त नाश्ता योजना की घोषणा की है। यह योजना इसलिए शुरू की गई क्योंकि यह पाया गया कि आमतौर पर कई सरकारी स्कूली बच्चे स्कूल जाने से पहले अपना नाश्ता छोड़ देते हैं। यह उनकी पारिवारिक स्थिति और समय की कमी के कारण है, क्योंकि स्कूल उनके घर से बहुत दूर हैं। इस योजना की शुरुआत के साथ तमिलनाडु भारत का पहला स्टेट है जो कि सरकारी स्कूलों में मध्याह्न भोजन के साथ साथ उनको नाश्ता भी प्रदान करेगा। तो ये काफ़ी एक अच्छी योजना है जो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर के द्वारा लाई गई है। ओके, तो आपका सबसे सिंपल जो एक क्वेश्चन है, जो मुफ्त नाश्ता स्कीम जो योजना शुरू की किसने शुरू की है, तो ये तमिलनाडु स्टेट ने शुरू की है। और किसने शुरू की है, M.K. स्टालिन चीफ मिनिस्टर जी ने। अगला क्वेश्चन है हमारा, कैटलीन नोवाक किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं। यानी ये फर्स्ट प्रेसिडेंट हैं वो किस देश की हैं, कैटलीन नोवाक। ऑप्शन है रोमानिया, हंगरी, यूक्रेन या बेलारूस। तो इसका राइट आंसर क्या है हमारा ऑप्शन बी। या जो फर्स्ट प्रेसिडेंट है कहाँ की, ये हंगरी की फर्स्ट प्रेसिडेंट है कैटलीन नोवाक। हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं। वे 44 साल की उम्र में हंगरी की सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति भी हैं। राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने जेनोस एडर की जगह ली है। नोवाक 5 साल के कार्यकाल के लिए इस पद पर रहेंगी। वर्ष 2018 से 2022 तक नेशनल असेंबली के सदस्य के रूप में भी ये इन्होंने क्या किया, काम किया है। ये तो यानी काफ़ी अनुभवी नेता हैं। कौन है, कैटलीन नोवाक। ये कहाँ, ये हंगरी की राष्ट्रपति बनी गई, वो भी पहली महिला राष्ट्रपति। तो आपके एसएससी की या आपके जो वन डे एग्ज़ाम होते हैं उस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ओके, सर्वोच्च न्यायालय कोलेजियम ने हाल ही में उच्च न्यायालयों में कितने नए मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश की है। तो कितने मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश की है सर्वोच्च न्यायालय ने कोलेजियम सिस्टम से। ऑप्शन है आपकी 10, 8, 5, 2। तो इसका राइट आंसर क्या है, तो इसका हमारा जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन सी। जो मुख्य न्यायाधीश हैं हाई कोर्ट्स के, उनकी नियुक्ति की इन्होंने क्या सिफारिश की है, तो इसका राइट आंसर 5 है। सर्वोच्च न्यायालय कोलेजियम ने उच्च न्यायालयों में 5 नए मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश की है। यह न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण की प्रणाली है जो संसद के किसी अधिनियम या संविधान के प्रावधान द्वारा स्थापित न होकर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के माध्यम से विकसित हुई है। इस निर्णय ने अगले 12 वर्ष के लिए न्यायिक प्रतिनियुक्ति और न्यायपालिका पर कार्यपालिका की प्रधानता भी स्थापित कर दी है। यानी कि जो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है वो किससे होती है, वो कोलेजियम प्रणाली से होती है। ओके, सेकंड सी, आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अभी वर्तमान में कौन है और वे कौन से नंबर के हमारे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं। ओके, ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, इंग्लैंड के पुरुष टेस्ट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है। किसको नियुक्त किया गया, आपके ऑप्शन है शेन वॉटसन, अजीत आगरकर,
वसीम जाफर या ब्रैडन मैकुलम। इंग्लैंड की जो पुरुष टेस्ट टीम का जो मुख्य कोच है किसको नियुक्त किया गया है? तो इसका जो हमारा राइट आंसर हुआ है हमारा कौन सा? ऑप्शन डी। जैसे कि आपने इसका देख लिया था क्योंकि स्क्रीन एकदम से फ्लक्चुएट होकर आपने इसका राइट आंसर देख लिया था। तो इसका राइट आंसर क्या है? वो हमारा ऑप्शन डी है। जैसे कि न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान हैं और आईपीएल टीम कोलकाता नाइट राइडर्स के मौजूदा मुख्य कोच हैं, कौन है? ब्रैडन मैकुलम है। इंग्लैंड की पुरुष टेस्ट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है, इनको कहाँ की? इंग्लैंड की टीम का। हालांकि वे आईपीएल 2022 तक केकेआर के मुख्य कोच बने रहेंगे। ब्रैडन मैकुलम की कप्तानी में न्यूजीलैंड की टीम आक्रामक रवैये के साथ क्रिकेट खेलने के लिए जानी जाती है। कहाँ की टीम है? जो ये न्यूजीलैंड के कप्तान है, कौन है? ब्रैडन मैकुलम। और ये अभी केकेआर के कौन है? ये कोच हैं, वहाँ के आईपीएल टीम के हैं जो इनकी केकेआर। तो इसके भी कौन है? कोलकाता नाइट राइडर्स के कोच हैं। और कोलकाता नाइट राइडर्स जो है वो शाहरुख खान की टीम है। ओके, अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस यानी कि इंटरनेशनल नर्स डे किस दिन मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है 10 मार्च, 11 जनवरी, 12 मई या 14 जुलाई। तो अंतर्राष्ट्रीय जो नर्स दिवस है कब मनाते हो? तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, वो मनाते हैं हम 12 मई को। जैसे कि जानेंगे, विश्व भर में जो प्रत्येक साल 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। नर्स दिवस विश्व भर में नर्सों के योगदान और उनके सम्मान और जश्न मनाने के लिए एक खास दिन है। यानी कि जो कोविड-19 के दौरान जो उनका समर्थन था सोसाइटी की तरफ, तो उनके सम्मान देने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 2022 की जो थीम है, नर्सेस ए वॉइस टू लीड, इन्वेस्ट इन नर्सिंग एंड रिस्पेक्ट राइट्स टू सिक्योर ग्लोबल हेल्थ। ओके, तो आपके लिए सिंपल सा जो मेन याद रखने वाली चीज़ है वो ये है कि अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाते हैं? तो वो मनाते हैं 12 मई को। अगला क्वेश्चन हमारा किस देश ने हाल ही में कोविड-19 के अपने पहले मामले की पुष्टि की है? यानी कि दुनिया भर में लहरें आ चुकी हैं, फर्स्ट लहर, सेकंड लहर, थर्ड लहर, लेकिन जो ये देश है इसने अभी पहले मामले के केस की अभी इसने पुष्टि की है, यानी इनके यहाँ पे पहला केस अभी रिपोर्ट किया गया है। तो वो कौन सा देश है? आपके ऑप्शन है पाकिस्तान, बांग्लादेश, उत्तर कोरिया या भूटान। तो इसका जो हमारा राइट आंसर वो है हमारा क्या? ऑप्शन सी, उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया के जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है? किम जोंग है, किम जोंग उन। जैसे जानेंगे इसको, उत्तर कोरिया ने हाल ही में कोविड-19 के अपने पहले मामले की पुष्टि की है। उत्तर कोरिया ने कोरोना के पहले मामले की पुष्टि के साथ देश भर में गंभीर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया, यानी कि उन्होंने नेशनल इमरजेंसी घोषित कर दी है। उत्तर कोरिया के जो तानाशाह हैं वो किम जोंग उन ने देश भर में लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया है। उत्तर कोरिया में कोविड-19 वैश्विक महामारी फैलने के 2 साल से अधिक समय बाद संक्रमण के पहले केस की इन्होंने क्या है? पुष्टि की है। यानी कि एक तरीके से पहला केस इनके यहाँ पे अब रिपोर्ट हुआ है। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसको देश का अगला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है? मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया है। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? अभी इनसे पहले कौन थे? तो वो थे सुशील चंद्रा साहब थे। ठीक, अब सुशील चंद्रा साहब की जगह अब इन्होंने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने किसी को बनाया, तो वो कौन है? ये ऑप्शन है आपके 4, राहुल सचदेवा, राजीव कुमार, मोहन त्यागी या अरुण मल्होत्रा। तो जो अगले मुख्य चुनाव आयुक्त जो राष्ट्रपति जी के द्वारा नियुक्त किए हैं, तो इसका राइट आंसर वो है हमारा ऑप्शन बी, वो है हमारे राजीव कुमार। जैसे कि जानेंगे, राजीव कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त किया गया है। राजीव कुमार 15 मई 2022 को अपना कार्यभार संभालेंगे। 19 फरवरी 1960 को राजीव कुमार का जन्म हुआ था। वे 1984 बैच के आईएएस अफसर हैं। उन्होंने प्रशासनिक सेवा में लगभग 36 साल तक काम किया। उन्होंने बिहार झारखंड कैडर में भी लंबे समय तक उन्होंने क्या अपनी सेवाएं दी हैं। तो सबसे सिंपल सा जो आपको याद रखने के लिए क्वेश्चन है कि अगले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो अगले मुख्य चुनाव आयुक्त है हमारे राजीव कुमार। अगला क्वेश्चन हमारा, किस महासागर के तल पर एक अन्वेषण दल द्वारा पीली सड़क जैसी संरचना की खोज की गई है? वो भी कहाँ? महासागर के अंतर्गत। तो आपके ऑप्शन है प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर या फिर हिंद महासागर यानी कि इंडियन ओशियन। तो इसका जो राइट आंसर वो है हमारा ऑप्शन ए,
यानी कि प्रशांत महासागर में पीली सड़क जैसी संरचना की खोज की गई है। जैसे कि जानेंगे संक्षेप में, हमारी जो साइंटिस्टों की एक टीम के द्वारा प्रशांत महासागर के तल पर एक पीली ईंट की सड़क जैसी संरचना की खोज हुई है। समुद्री वैज्ञानिक यानी कि जो ओशियन साइंटिस्ट के मुताबिक लिली सुओकलानी रिज सबसे बड़े समुद्री संरक्षण वाले क्षेत्रों में से एक है। अभी सिर्फ इसके 3% यानी हम 3% तक ही इंसान क्या है पहुँच पाए हैं। ऐसे में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना बड़ा और कितना विशाल हो सकता है। साइंटिस्टों का कहना है कि ये सड़क जैसी संरचना के सैंपल भी लिए हैं, जिस पर अभी क्या है रिसर्च जारी है। यानी कि इस पर अभी मतलब कि एक तरह से रिसर्च चल रही है, साइंटिस्टों का कहना। और अब तक हमने जो इसका पता लगाया वो खाली इसका जो है 3% ही इसका हिस्सा है। ओके, पीली सड़क किस समुद्री में मिलती है? तो ये प्रशांत महासागर के अंदर मिली है। अगला क्वेश्चन, न्यूजीलैंड ने किस तारीख से आगंतुकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पूरी तरह से खोलने का फैसला लिया है? आगंतुकों यानी कि जो शरणार्थी होते हैं उनके लिए आपके ऑप्शन है 31 मई, 1 जून, 1 जुलाई या 31 जुलाई। तो न्यूजीलैंड ने जो है किस तारीख को फैसला किया? तो इसका हमारा जो राइट आंसर वो हमारा ऑप्शन डी, यानी कि 31 जुलाई से पूरी तरह से खोलने का इन्होंने फैसला लिया है। न्यूजीलैंड 31 जुलाई 2022 को रात मतलब कि 12 बजे ही कह सकते हैं, आगंतुकों के लिए अपनी अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल जो बॉर्डर्स हैं उनको ओपन करेगा। इस खबर की घोषणा ने न्यूजीलैंड की जो प्रधानमंत्री कौन है जैसिंडा अर्डर्न ने की थी। देश भी उसी दिन स्थानीय बंदरगाहों पर क्रूज जहाज़ों का स्वागत करेगा। यानी जो क्रूज शिप्स होती हैं जिसमें हज़ारों की तादाद में लोग ट्रैवल करते हैं। जुलाई के अंत तक सीमा खुलना सरकार की पिछली समय सीमा से 2 महीने पहले है। इसका मतलब यह होगा कि जिन आने वालों को वीज़ा की आवश्यकता होगी वे अब न्यूजीलैंड आ सकेंगे। सीमा को फिर से खोलने से न्यूजीलैंड के आगामी स्की सीजन से पहले पर्यटन को क्या बढ़ावा मिलेगा, जहाँ पे जो मतलब कि टूरिज्म सेक्टर है उसको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी किसी इस तरह के जो इंटरनेशनल लोग आएंगे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रपति ने रक्षा अलंकरण समारोह चरण 1 में भारतीय सेना के कितने जवानों को देश के तीसरे जो सबसे बड़े वीरता पुरस्कार हैं शौर्य चक्र से सम्मानित किया है? तो कितने सोल्जरों को इन्होंने सम्मानित किया है? ऑप्शन है ए 13, 10, 15 या 18। जो हमारे राष्ट्रपति जी ने पहले चरण में जो सम्मानित किया, तो इसका हमारा जो राइट आंसर वो है हमारा ऑप्शन ए, यानी कि 13 सोल्जर्स को हमारे राष्ट्रपति जी ने रक्षा अलंकरण समारोह चरण 1 में भारतीय सेना के 13 जवानों को देश के तीसरे जो सबसे वीरता पुरस्कार है शौर्य चक्र से सम्मानित किया है। इनमें से 6 जवानों को मरण उपरांत सम्मानित किया गया है और स्वतंत्रता के पश्चात पहले 3 को वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र भारत सरकार द्वारा 26 जनवरी 1950 को प्रारंभ किए गए थे और 15 अगस्त 1947 को प्रभावी इनको माना गया था। ओके, तो ये 3 कौन से चक्र हैं? ये वीरता चक्र हैं। अगला ऑप्शन, हाल ही में भारत के किस राज्य के कई हिस्सों में टमाटर फ्लू के मामले दर्ज किए गए हैं? यानी कि बर्ड फ्लू और स्वाइन फ्लू। तो अभी ये नया फ्लू निकल के आया जिसको हम कहते हैं टोमेटो फ्लू यानी कि टमाटर फ्लू। तो आपके ऑप्शन है बिहार, पंजाब, केरल, तमिलनाडु। तो किस राज्य में इसके मामले अभी दर्ज हुए हैं? तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी, कहाँ हुए? केरल में। जैसे कि हाल ही में केरल राज्य के कई हिस्सों में टोमेटो फ्लू के मामले दर्ज किए गए हैं। इस वायरल बीमारी ने बड़ी संख्या में बच्चों को अपना शिकार बनाया है। टमाटर फ्लू या टोमेटो फ्लू एक सामान्य वायरल संक्रमण है जिसमें 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को बुखार आता है। आमतौर पर जो उनकी स्किन होती है उनमें जलन या इसके डिहाइड्रेशन यानी कि पानी की कमी, या इस बीमारी की जो शुरुआत होती है जो फ्लू से संक्रमित बच्चों के शरीर में एक तरह से लाल कलर के धब्बे होते हैं जिनको हम टमाटर की तरह चकते बन जाते हैं। इन लाल रंग की होती हैं, इसलिए इसको क्या नाम दिया गया? इसको टोमेटो या टमाटर फ्लू नाम दिया गया है। और किस राज्य में इसके मामले मिले? तो वो मिले हैं केरल स्टेट्स के अंदर। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में कोलाइडर डिटेक्टर एंड फर्मीलैब CDF सहयोग के शोधकर्ताओं ने घोषणा की है कि उन्होंने डब्ल्यू बोसन के द्रव्यमान का सटीक मापन किया? जो डब्ल्यू बोसन की जो थ्योरी है तो उनकी एग्जैक्ट जो उनकी वैल्यू है मास वैल्यू उनकी उन्होंने सटीक मापन किया। तो ये कहाँ के शोधकर्ताओं ने किया यानी कहाँ के जो साइंटिस्ट हैं? आपके ऑप्शन है अमेरिका, चीन, नेपाल, रूस। तो इसका हमारा राइट आंसर वो है हमारा ए, यानी कि अमेरिका के जो शोधकर्ताओं हैं उन्होंने ये
जे इसकी खोज की है, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू का सटीक मापन किया है। ओके, तो फ्रेंड्स यदि आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करना है चैनल, और आपके जो भी आपसे वीडियो में क्वेश्चन किए गए हैं आप उनका रिप्लाई कमेंट बॉक्स के जरिए दें। वीडियो पसंद आए तो उसको अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना, और चैनल पे अभी आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। एंड जय हिंद।